विकास नमस्कार। कुमार सत्य बहुमत के प्लेटफॉर्म पे आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम किसी खास विषय पे, एक दुखद विषय जो कि हाथरस में एक भोले बाबा के तथाकथित नाम से भोले बाबा प्रसिद्ध है, जो एक सत्संग कर रहे थे और सत्संग करने के बाद जब वो वापिस जा रहे थे तो कुछ लोग उनके चरण धूल लेने के चक्कर में भगदड़ मची और वहां पे करीब 100 लोगों की मृत्यु हो गई। ये बहुत दुखद है और हम उसकी संवेदना व्यक्त करते हैं और इसी विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे, इसकी टटोलने की कोशिश करेंगे कि आखिर में क्या कारण है इसका ये हुआ और इसका वजह क्या और इसका हत्यारा कौन है। तो इसी कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं ब्रजेश जी हैं, जो कि वकील हैं पेशे से और सामाजिक विषयों पे, राजनीतिक विषयों पे अपनी राय रखते हैं और उनका स्वागत करते हैं हम। साथ में रजत तिवारी जी हैं, जो कि एक पत्रकार भी हैं, इंडिपेंडेंट पत्रकार हैं, सामाजिक विषयों पे भी, राजनीतिक विषयों पे अपनी अच्छी विश्लेषण रखते हैं। हम उनका स्वागत करते हैं आज की चर्चा में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विकास जी। तो रजत जी, शुरुआत चर्चा की आप ही से करेंगे कि ये जो आपने ये जो हाथरस में घटना हुई है और ये जो बाबा हैं, इनका जो हरि बाबा कहते हैं और कई तरह के चमत्कारिक बातें कहते हैं और उस चमत्कारिक बातों के ऊपर लोगों का एक ऐसा विश्वास है, अखंड विश्वास है और वो उनके पीछे चले आते हैं और करीब करीब तादाद उनकी लाखों में फॉलोअर हो गए हैं। और इसी क्रम में एक सत्संग का कार्यक्रम रखा गया था ये हाथरस में, किसी हाईवे के किनारे। जी वहां जी। बताते हैं कि उन्होंने पुलिस से भी परमिशन ले रखी थी, पुलिस की भी वहां पे परमिशन डीएम ने दे रखी थी, करीब 40-50 पुलिसकर्मी भी थे वहां और सत्संग सभी सही ढंग से चल रहा था। लेकिन समाप्त होने के बाद जब बाबा जा रहे थे वापस, तो उसी में ऐसे लोग उनके थोड़ा पीछे पैर छूने के लिए कि क्या चरण धूल लेने के लिए जो ऐसा पड़े और कुछ बारिश को लेकर के कीचड़ था, वहां गड्ढे वड्ढे थे, तो वैसे भगदड़ मची, गिरे और कुचल कर एकदम, और इतनी बड़ी तादाद में, जहाँ 120-30 के करीब बता रहे हैं मृतकों की, जिसमें महिलाएं सबसे ज्यादा है, 110 के आसपास है, बच्चे हैं और वो सारे उनकी मौत हो गई, दुखद मौत हुई। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि ये क्या, इसके इसके पीछे क्या सिस्टम फेल है, कि ये गलती कहाँ है, किसकी गलती है, इसको समझना चाहते हैं सबसे पहले। जी रजत जी। जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो भी घटना घटी है, ये बहुत ही हृदय विदारक, बहुत दुखद है। इस तरह की घटना होना जहाँ पे आप भगवान के नाम पे, परमात्मा के नाम पे, ईश्वर के नाम पे आप श्रद्धा भाव से गए और उसके बाद इस तरह की घटना होना बहुत ही दुखद है, हमारे देश के लिए, समाज के लिए। तो ऐसा है कि ये जो है ऐसा था कि ये अलीगढ़ एटा के पास जो है हाथरस जो है, हाथरस में सिकंदराबाद तहसील है, वहाँ पे मूलागढ़ी इलाका है, जहाँ पे जो है फुलरई गाँव है। फुलरई गाँव जो है अलीगढ़ एटा के किनारे है, वहाँ पे 200 एकड़ में जो है पंडाल लगाया गया था। 200 एकड़ में पंडाल लगाया गया था और उम्मीद थी कि 80,000 लोग आएँगे और 15 दिन पहले से परमिशन वगैरह सब लेके रखी थी। लेकिन वहाँ पे आ गए 2.5 लाख लोग। जब 2.5 लोग 80,000 की जगह में जब जो है 2.5 लाख लोग आ जाएँगे, तो वहाँ पे इस तरह की घटना तो होना स्वाभाविक है, बिल्कुल हो सकती है। और ऐसा नहीं है कि ये जो है कार्यक्रम हुआ था पहली बार, इससे पहले भी ये कार्यक्रम कई बार हो चुका है। लेकिन इसमें जो दिक्कतें हैं, दिक्कतें ये हैं कि अब जैसे पहले सारे कार्यक्रम चलता गया, बगल में जो है एक खेत वगैरह था, वहाँ पे गड्ढे थे, दलदल था। तो जब इनकी 15 गाड़ियाँ निकल गई बाबा की, तो उसके बाद बाबा ने ये बोला, या वहाँ के लोगों ने बोला कि बाबा की जो मतलब जो चरणों की धूल है, उसको जो है अपने लॉकेट में पहनने से जो है, जो भी दुःख तकलीफ किसी का काम रुका रहता है, वो जो है होने लग जाता है। मतलब जो रुका काम रहता है, वो अटका हुआ काम चालू हो जाता है, मतलब अच्छा हो जाता है, सब अच्छा हो जाता है। और उसके बाद बाबा ने वहाँ पे कुछ हैंडपंप वगैरह लगवाए थे। हैंडपंप का पानी जो लेके जाएगा या पिएगा, वो जो है सुख शांति पूर्वक रहेगा। तो जैसे ही बाबा की 1:30 बजे के बाद गाड़ियां निकली, 15 गाड़ियों का काफिला निकला, तो बाबा के चरणों की धूल तो किसी को मिली नहीं। तो लोगों ने क्या किया, जो बाबा की जो गाड़ियां थी, उन्हीं गाड़ियों की धूल लेने के लिए लोग जो है ना दौड़ पड़े। अब जहाँ पे 2.5 लाख लोग हैं, वहां पे कुछ लोग दौड़े और कुछ लोगों के पीछे पीछे बहुत सारे लोग दौड़ते गए। और जो वहां पे बगल में जो खेत है जिसमें दलदल था, गड्ढे थे, उसके अंदर लोग गिर गए। और बाबा के पंडाल की एक ये खासियत है कि यहाँ पे जो भी महिलाएं हुए या पुरुष आते हैं, उनसे ये आग्रह किया जाता था कि आप अपने साथ अपने बच्चों को जरूर लेके आओ। तो ये जो घटना घटी है, इसमें बहुत सारे जो बच्चे हैं, छोटे-छोटे बच्चे जो है, वो दब के मर गए।
तो यहाँ पे तो सबसे पहले तो एक तो सबसे बड़ा तो दोष एक व्यवस्था का दोष है। जब 80 लाख का जब आप मतलब 80,000 लोगों का आपने बोला, आपके 2.5 लाख लोग आ गए, तो आपने इस तरह की जी, व्यवस्था क्यों नहीं करी? रजत जी यही तो मेरा सवाल ये है जी, जी। कि जब डीएम ने 80,000 लोगों को परमिशन दिया और फिर वहाँ पे जी, 2.5 लाख लोग आ गए, तो उसपे कोई तो ऑब्जेक्शन होना चाहिए। पंडाल बिल्कुल होना करता चाहिए। पंडाल वाला जो बनाने वाला है, वो जी, एग्ज़िट कितना दिया था? कई तरह के उसके कंडीशंस होते हैं। एक किसी भी जनसभा को, बड़ी जनसभा को आयोजित करने के क्रम में कई तरह की शर्तें हैं। तो क्या उन जी। सारी चीज़ों पे शर्तों को मीट किया गया था या ये कैसे हो गया? तो किसकी गलती है यहाँ मानी जाए? यही हमारा सवाल है, इसका हत्यारा है कौन वाक़ई में? अगर सर अगर व्यवस्था जो है ठीक से बनाई गई होती या वो जो भी नियमों का पालन किया गया होता, तो इतनी बड़ी घटना घटती ही क्यों? जी, आप समझ रहे हो? इतनी बड़ी जी। घटना क्यों घटती अगर जो सारी चीज़ें अच्छे से की गई होती? तो वैसा एक तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो दो दोष है, तो मैं तो ये कहूँगा जनता का भी दोष है। जनता जो है आज भी 21वीं शताब्दी में जो है जनता जो 21वीं 22वीं शताब्दी में जीने जा रही है। उसके बाद जो है बताओ चरणों की धूल लेने के पीछे ऐसे पागलों की तरह जनता भाग रही है। तो कहीं नहीं जनता का भी दोष है और कहीं न कहीं जो हमारे जो समाज में जो पाखंड फैलाया गया है, अब ये जो है जो ये क्या नाम है इनका नहीं, नारायण नहीं रजत सरकार जी, अगर जी, प्रशासन 80,000 के बाद अलाउ नहीं करता, अगर वहाँ पे जी। कोई अधिकारी रहता जो उसको जनसभा को वहाँ आने देता पब्लिक को, या कुछ इस तरीके से वहाँ पे रुकावट दी जाती या कैंसिल कर दिया जाता, तो ये नहीं होता। वो तो अलाउ करते गए बिल्कुल नहीं लोग, होता। करते गए पुलिस, और पुलिस देखती रही। तो पुलिस तो कहीं न तो कहीं डीएम का है, और डीएम डीएम को तो आदेश भई राज्य सरकार, सॉरी, उत्तर प्रदेश की जो जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जी, क्या इसके ऊपर संज्ञान लिया? क्या किया है? एक जाँच तो आदेश ये देने से होगा ना जो सिर्फ़। जी, इतने बड़े जो आयोजन वगैरह होते हैं, तो कहीं न कहीं ये तो सब आपस में सब लोग एक-दूसरे के जानकार हैं, सब लोगों की आपस में नहीं, मिली-जुली वहीं रहती है, वहीं मिली-भगत रहती है। वहीं वहीं दूसरी तरफ देखें, जब इनके जो हमारे पार्टी हैं, जैसे मान लीजिए कि ये आयोजन करते हैं, किसी रैली की आयोजन करते हैं, किसी प्रधानमंत्री की रैली होती है, मुख्यमंत्री की रैली होती है, तो देखिए वहाँ कितने चाक-चौबंद होते हैं, सारी तरह की जी, व्यवस्थाएँ बिल्कुल, होती है, बिल्कुल, सारे बिल्कुल। कंडीशंस मीट किए जाते हैं। लेकिन जहाँ साधारण जनता जा रही है, गरीब जनता जा रही है, जिसमें वहाँ कोई मतलब नहीं है शासन, प्रशासन, सरकार को, ऐसे कैसे हो गया? ब्रजेश जी से हम इस सवाल का जवाब लेंगे। जी, ब्रजेश जी, कहाँ चूक है? ज़रा इसको स्पष्ट करिए दर्शकों को। विकास जी, आपके दर्शकों को सबसे पहले हमारा नमस्कार। ये जो हम हाथरस की घटना पे बात कर रहे हैं, ये हाथरस की घटना इस देश में पहली घटना नहीं है। जी, और जैसा कि अभी हमारे रजत जी ने इसको समझाने का प्रयास किया कि 80,000 लोग को आने की उम्मीद थी और आ गए 2.5 लाख लोग। तो इसमें मैं थोड़ा करेक्ट करना चाहूँगा कि 80,000 परमिशन नहीं थी, परमिशन और कम की थी। अब मैं जो सबसे प्रमुख मुद्दा है उसमें ये है कि हत्यारा कौन है हाथरस का? तो मतलब हाथरस का 80,000 फिगर नहीं, मान लीजिए कि जितना परमिशन था उसका 5 टाइम्स 10 टाइम्स था ना भीड़ आ हाँ, गई। 5 टाइम्स 10 टाइम्स फैस्ट में बिल्कुल, बिल्कुल। 10 टाइम्स से भी ज़्यादा लोग थे और ये यही क्या कारण जो है ये वहाँ प्रशासन को नहीं दिखा? क्या वहाँ वो आँख मूंद के बैठे थे? मरने के लिए जो छोड़ दिया? जो इसकी बात है सर, इसका जो मुख्य कारण है वो है व्यवस्था। जो व्यवस्था कहती है कि अगर ज़्यादा लोग एकत्रित हो रहे हैं कहीं, तो वहाँ देश के प्रशासन की ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है कि वहाँ आप सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखें, कि वहाँ कैसे मैनेज किया जाए। दूसरी जो लेकिन बड़ी बात है कहना चाहूँगा ब्रजेश जी पता क्या है, यहाँ पे तो पुलिस पता किसको पकड़ रही है कि किसने पंडाल का आयोजन किया था, किसने वो टेंट वेंट लगाए थे, इसके पीछे पड़ी हुई है पुलिस। बस विकास जी, मैं इसी बात पे आना चाह रहा हूँ। इस देश में क्या होता है, हमेशा से मुद्दों से भटक के बात होती है। इस देश की जो भी सरकारें आती है, वो खुद मुद्दे से भटक के सत्ता तक पहुँचती है और जब सत्ता तक पहुँच जाती है, तो बाकी मुद्दों से भटकाने का प्रयास करती है। हमारा भारतीय संविधान इतने अच्छे से हमारे देशभक्तों ने, राष्ट्रभक्तों ने, हमारे जितने महापुरुष थे, उन सब ने बनाई और उसमें बहुत सारे प्रोविज़न लिखा, जिसमें एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और एक और मैं कहना चाहूँगा सर सेक्शन आर्टिकल 51 जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करते हैं। इनका जी, सीधा-सीधा इशारा है कि सरकार जो है वो या व्यवस्था सरकार से मतलब समझिएगा, सरकार से मतलब हमारा व्यवस्था तंत्र जो है वो लोगों के अंदर जी, साइंटिफिक टेम्पर प्रमोट करेगा, वैज्ञानिक सोच को प्रमोट करेगा, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देगा। लेकिन आप जी, किसी भी सरकार के उठा के देख लीजिए, किसी भी व्यवस्था को उठा के देख लीजिए, जो व्यवस्था का एक अंग है प्रशासन। प्रशासन व्यवस्था बहुत बड़ी चीज़ है और उसका एकमात्र अंग है प्रशासन।
प्रशासन के अलावा पॉलिटिक्स, नेता दूसरे अंग है, सिविल सर्वेंट्स तीसरे अंग है, जुडिशियरी चौथे अंग है, लेजिस्लेचर कानून बनाना अलग अलग तंत्र है पूरे व्यवस्था में, इस व्यवस्था में। लेकिन सबकी मिलीभगत ऐसी है, इनका करप्शन का आधार ऐसा है, नेक्सस ऐसा है कि कोई भी नहीं चाहता है कि देश में वैज्ञानिक सोच का जो है प्रोत्साहन हो, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दिया जाए। सब इस देश की जनता को कहां ले जाना चाहते हैं? पाखंड की तरफ ले जाना चाहते हैं। और इसी का नतीजा है कि आप देखेंगे विकास जी कि इस देश में अगर जो स्कूल है अगर 1 या 2 खुलते होंगे तो उतने ही समय में मंदिर और मस्जिदों की संख्या जो है 8 से 10 गुना होती है। वो एक अगर आप देखेंगे शिक्षक पूरे देश में कोई शायद ही होगा जो अपना नाम जान पहचान बना पाए, लेकिन इस देश में ना जाने कितने ऐसे बाबा हैं जिनके प्रोग्राम लाइव टेलीकास्ट होते हैं। आज घटना हो गई तो आप शोर मचा रहे हैं, 127 लोगों की जान चली गई, तब आप शोर मचा रहे हैं, ये बोल रहे हैं हत्यारा कौन? आप भी शोर चला रहे हैं सर, समझिए चीजों को, ठीक है, कि हाथरस का हत्यारा कौन? अब अगर एक घटना 127 लोग नहीं मरे होते तो क्या ये शो चल रहा होता? तब तो बाबा का टीवी पे लाइव प्रसारण हो रहा होता। ये जो जनता, ये जो भीड़ आती है, ये भीड़ कहां से आ रही है सर? इसका अगर लाइव टेलीकास्ट प्रसारण न हो तो उस बाबा के हाथरस में रहने वाला एक बाबा जो है उसको बिहार के किसी क्षेत्र में कैसे पता चल जा रहा है उसके पाखंड के बारे में? उस पाखंड को टीवी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से प्रमोट किया जा रहा है। और ये जो व्यवस्था है, ये करप्ट सिस्टम है, तंत्र जो है सरकारी तंत्र, ये सरकारी तंत्र इतना जकड़ चुका है, इतना सड़ चुका है कि उसी चीज को लगातार प्रोत्साहित करता है। और इन बाबाओं से, ये अकेले बाबा नहीं है, इससे पहले आसाराम, राम रहीम, रामपाल, निर्मल बाबा, जिसके नाम ले रहा हूं मैं, आप उनके सर्च कर लीजिए, उनके फॉलोअर्स 1-8 करोड़ में नहीं, किसी के 5 करोड़, किसी के 8 करोड़, किसी के 10 करोड़ फॉलोअर हैं। तो अब बताइए, इस देश में 10 करोड़ फॉलोअर हैं विकास जी, इसको मैं थोड़ा जोड़ना चाहूंगा राजनीति से। किसी बाबा के 10 करोड़ फॉलोअर हैं, हमारे देश में सांसद बनने के लिए ज्यादा से ज्यादा वोट कितना चाहिए? 8 से 10 लाख मैक्सिमम, हाईएस्ट वोट जो इस बार मिली है एक सांसद को असम में, उसको मिली है 10 साढ़े 10 लाख के आसपास वोट। तो 10 करोड़ में कितने सांसद बनाने की क्षमता रखता है? 100 सांसद बनाने की क्षमता रखता है। मैं कहता हूं कि ये बाबा 100 सांसद नहीं, हर क्षेत्र में बाबा जो है 4 से 5 सीटों पे डायरेक्ट जो है सांसद और विधायक बनाने की क्षमता रखते हैं। तो ये जो नेता हैं, सरकारें हैं, सरकारों को क्या चाहिए? सांसद और विधायक ही तो चाहिए सरकार बनाने के लिए। राज्य सरकार में सरकार बनेगी तो विधायकों से बनेगी, देश में सरकार बनेगी तो सांसदों से बनेगी। तो ये क्या करते हैं, ये नेता लोग जाते हैं बाबाओं के पास, अब बाबा लोगों से कहते हैं कि आप हमें सपोर्ट कीजिए अपने समर्थकों से, आपके जो भक्त हैं, भक्त हालांकि उनको कहना नहीं चाहिए, भक्त मतलब भक्त एक आस्था का प्रतीक है, लेकिन वो मूर्ख हैं। अपने मूर्खों से बोलिए कि ये वोट देके हमारे बंदे को जिता दें, या आपके समर्थित जो जीते हुए विधायक हैं वो हमारी पार्टी को समर्थन, समझ रहे विकास जी, वो हमारे क्या करें, वो हमारी पार्टी को मिस्टर जो भी XYZ पार्टी उसको समर्थन दे दें, हम सरकार बनाएंगे, आप प्रवचन करिए। तो ये जो दोष ढूंढ रहे हैं कि हाथरस का हत्यारा कौन है, तो हाथरस का हत्यारा सीधा सीधा क्या है? व्यवस्था है। और इस व्यवस्था में सब आते हैं, इस व्यवस्था में मैं किसी एक को नहीं कर रहा हूं, इस व्यवस्था में सबसे टॉप पे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं, इस व्यवस्था में दूसरे स्थान पे आते हैं वहां के जो स्थानीय डीएम प्रशासन है वो आते हैं, इस व्यवस्था में तीसरे जो वहां जिला प्रशासन जो है वो आता है, एसपी डीएसपी आते हैं, चौथे पे कहेंगे तो वहां के जुडिशियरी एक्टिव नहीं है वो दिखने आते हैं, पांचवें में कहेंगे तो देश के प्रधानमंत्री की जो सर्वेलांस टीम है वो आते हैं, छठे में बात करेंगे तो इस देश की जनता आती है जो इन मूर्खों पे क्या करती है? विश्वास। तो इस व्यवस्था में कोई बचा हुआ नहीं, सब हत्या। जी ब्रजेश जी ने, मैं थोड़ा रजत जी से ओपिनियन लूंगा। ब्रजेश जी ने बिल्कुल सीधा एक इशारा किया है कि इसका पॉलिटिकल कनेक्शन है, और वाकई हमने देखा है जिन बाबाओं के इन्होंने नाम लिए हैं, चाहे वो आसाराम हो, राम रहीम हो, ये सभी एक समय में इतने इनके भगवान की तरह ही पूजे जाते थे, और आज सलाखों के पीछे उनके ऊपर हत्या और बलात्कार के आरोप लगे हुए हैं। तो वाकई थोड़ी जनता भोली भाली है, इनके भ्रम में, जाल में फंस जाती है, ये बात मैं मानता हूं। लेकिन इसका सीधा संबंध जो इशारा कर रहे हैं इनडायरेक्टली, वो पॉलिटिकल है। हमने भी ये बात देखा होगा रजत जी, शायद आपने भी देखा होगा कि इन बाबाओं को चरण स्पर्श करने के लिए ये नेता, विधायक, सांसद, मंत्री तक जाते हैं इनके शिविरों में और चरण स्पर्श करते दिखाई देते हैं। हमारे किसी न किसी कार्यक्रम में, न्यूज के माध्यम से हमने देखा है, और आपने भी देखा होगा।
तो बिल्कुल बिल्कुल। ये क्यों जाते हैं, जब ये जाएंगे और चरण स्पर्श करेंगे तो जनता को भी लगेगा कि जब ऐसे हमारे जो नेतागण हैं वो जब चरण स्पर्श कर रहे हैं तो ये वाकई ये महान लोग होंगे, हमारे पथ प्रदर्शक हैं, हमारे समाज सुधारक हैं। लेकिन जिस तरीके का पाखंड का इन्होंने बताया है ब्रजेश जी ने कि ये पाखंड के माध्यम करके ज्यादा से ज्यादा पाखंड करके ज्यादा से ज्यादा फॉलोअर बनाना, चमत्कारी बाबा बन करके फॉलोअर बनाना, और वो फिर कहीं ना कहीं एक वोट बैंक का एक कहने का मतलब है कि वो एक समूह बनता जा रहा है वोटर, और वो वोट बैंक इन बाबाओं के कहने पे कहीं ना कहीं वो मोटिवेट होकर के वो उनको फेवर करता है और उनको कहीं ना कहीं राजनीतिक फायदा दिलाने की कोशिश करता है। शायद ब्रजेश जी यही करने की कोशिश कर रहे हैं। जी ब्रजेश जी, बिल्कुल तो बिल्कुल। मैं इसी बात के ऊपर रजत जी से ओपिनियन लेना चाहूंगा, क्या इसका पॉलिटिकल कनेक्शन किस हद तक सही है? क्या वाकई इस पॉलिटिकल कनेक्शन होने की वजह से सरकार कटघरे में है? जरा इस पे स्पष्ट करें रजत जी। जी, मैं ब्रजेश जी की बात को ही आगे बढ़ाते हुए बोलना चाहूँगा कि देखो हमारे जो देश में जो जनता है ना, जनता की जान की, जनता की 1 पैसे की कोई कीमत नहीं है। अब 121 लोग जिसके घर के मरे हैं, उनके घरवालों को तो इससे तकलीफ है कि मेरा जो है परिवार का कोई सदस्य अब इस दुनिया में नहीं रहा। और जो राज्य सरकार है, जो केंद्र सरकार है, वो ज़्यादा से ज़्यादा मुआवज़ा दे देगी, 1 लाख दे देगी, 2 लाख, 5 लाख रुपए दे देगी। जब पैसा तो जनता का ही जा रहा है, उसका तो कुछ जा नहीं रहा है। भाई साहब हमारे जो देश में जो विकास जी जो व्यवस्था है ना, जो हमारे देश में जो राजनीतिक व्यवस्था है, सांसदों और विधायकों को चुनने की जो व्यवस्था है, सबसे बड़ा दोष जो है उसी व्यवस्था में है। क्योंकि हमारे देश में जो है सरकार बनने के बाद जो है, हमारे देश में मतदाता का 1 पैसे का कोई महत्व नहीं रह जाता। मतदाता चाहे नहीं मरे, चाहे जिए, रजत जी, चाहे कुछ भी हो जाए। रजत जी, इस पे मैं थोड़ा ये बात अभी करना चाहूंगा, फिर उस पे भी आते जी, हैं इसका क्या जी। कनेक्शन है। लेकिन मैंने जो अभी बात जो इशारा जो इन्होंने किया है ब्रजेश जी हाँ, ने कि मैं उसी पे आ रहा था, मैं उसी पे आ रहा था। मैं पॉलिटिशियन ये क्यों जाते हैं चरण स्पर्श करने बाबाओं के पास, और खासकर पॉलिटिकल एंग जो जो पार्टी कहती है अपने आप को कि मैं हिंदू समर्थक पार्टी है, तथाकथित तौर से हिंदुओं का रक्षक कहे जाने वाली पार्टी है, उनको तो इसका फायदा मिलेगा। तो ये बिल्कुल, तो कहीं न कहीं आप एक तरीके से पोलराइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं ये बाबाओं के साथ मिलकर के, वोटों का, वोट बैंक बना रहे हो आप बाबाओं के सहयोग से, समर्थन से। ये तो वाक़ई में कहीं क्या यही बाबाओं का काम रह गया है क्या? अब देखिए जो हमारा जो मतलब जो हमारे देश की जनता है, हमारे जो देश के नेता है, वो हमारे जो देश की जनता की जो नब्ज़ को पहचान गए हैं। ये लोग जो है कहीं न कहीं क्या करते हैं कि कहीं पे जाएँगे तो जनेऊ पहन लेंगे, कहीं पे जाएँगे तो जो है नीले कपड़े पहन लेंगे, कहीं पे जाके भगवा कलर का कपड़ा पहन लेंगे। और जो ऐसे जो दूसरे धर्म में है वो हरा पहन के घूम लेंगे, टोपी लगा लेंगे। मतलब सभी धर्म किसी एक धर्म की बात नहीं, सभी धर्मों में ऐसा ही है। अब ये क्या करते हैं कि जैसे लोगों की जो श्रद्धा जिसके साथ जुड़ी रहती है, उनको लगता है कि हमारे जो नेता हैं वो भी जो है उन्हीं के साथ जुड़े हुए हैं तो ये अच्छे ही होंगे। इसलिए जो है वोट बैंक के लिए जैसे ब्रजेश जी ने ये बताया कि अब जैसे मैंने दिल्ली तक की जगह में मैंने देखा है कि रोड जाम हो जाता है, एक से बढ़कर एक। चलो आम आदमी की बात छोड़ो, लोग मर्सिडीज से, बीएमडब्ल्यू महँगी-महँगी गाड़ियों से जो है इन बाबाओं के पास जाते हैं, सेवा करते हैं, इनके पास जाते हैं। तो जब नहीं, इतना बाबा पढ़ने-लिखने बाबा के तो बाद इतना बाबा तो खुद लग्ज़री लाइफ़ जीते हैं, बाबा बड़ी-बड़ी खुद गाड़ियों लग्ज़री में, लाइफ महँगी गाड़ियों अब में, आप ये सोचो ना अच्छे होटलों में, ये ये एसी अब मैं एयर आपको कंडीशनिंग बताऊँ में रहते हैं। ये जो सूरजपाल जाटव जिनका जिनका नाम ये नारायण सरकार हरि भोले बाबा है, इनके पहले ये हवलदार थे। ये हवलदार थे और फिर इनके ऊपर कोई छेड़खानी का आरोप लगा, उसके बाद ये जेल गए। जेल से बाहर निकलने के बाद इन्होंने कोई प्राइवेट जॉब की कुछ टाइम, इनको लगा इससे कमाई नहीं हो रही है, तो इन्होंने इस तरह का जो है ये काम स्टार्ट कर दिया, प्रवचन देना, ये करना, वो करना। अब आप देखो 200 एकड़ में जो है पंडाल 200 बीघे में पंडाल लगा हुआ है और इनका जो आश्रम है वो 21 बीघे के अंदर इनका आश्रम बना हुआ है। बताइए, एक व्यक्ति जिसके ऊपर छेड़खानी का आरोप लगा हुआ है और वो जो है पहले हवलदार था, वो जो है 21 बीघे का आश्रम वो बनवा लेता है। तो आप देखो कि मतलब किस तरह से बिना पॉलिटिकल कनेक्शन के क्या वो बनवा लेगा आश्रम? जी, जी। यहाँ पे जो है नीट की परीक्षा के लिए जो इतने लोग आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, मतलब नीट जो मतलब इतने बड़े जो एग्जाम होता है उसके लिए इतने सारे लोग जो है प्रयास कर रहे हैं कि नौकरी मिल जाए या जो भी मिल जाए, और यहाँ पे एक हवलदार जो छेड़खानी का जिसके ऊपर आरोप लगा हुआ है, वो कैसे जनता को गुमराह करके पॉलिटिकल कनेक्शन के माध्यम से इतना बड़ा अपना साम्राज्य खड़ा कर लेता है कि जो है 15-20 गाड़ियां लेके चलता है। तो जी, बिना जी, जी, पॉलिटिकल बिल्कुल। कनेक्शन के तो ये चीज संभव ही नहीं है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं ज़रा ब्रजेश जी से रुख करूँगा कि और पॉलिटिकल एक बात कनेक्शन के बगैर ये बाबाओं को
सरवाइव करना मुश्किल है। इतने बड़े, इतने व्यापक स्तर पे जो इन्होंने धन, बल और ये सब इकट्ठा किया, वो संभव नहीं है। तो मैं ये समझना चाहता हूँ, इस राजनीतिक व्यवस्था में ऐसी क्या मजबूरी है इन पॉलिटिकल नेताओं को कि बाबाओं के शरणागत होते हैं, बाबाओं का सहयोग लेना पड़ता है। ऐसी क्या ऐसी पॉलिटिशियन को क्यों ऐसी बाबाओं की आवश्यकता पड़ गई? विकास जी, इसका जो मुख्य कारण है वो फिर से इसी व्यवस्था पे आएंगे हम। आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा विकास जी। मैं अभी मध्य प्रदेश के एक बाबा हैं जो भी पूरे भारत में, पूरी दुनिया में फेमस हो रहे हैं। नाम तो आप समझ गए होंगे, बागेश्वर धाम के नाम से फेमस हो रहे हैं। उनको धीरेन्द्र शास्त्री उनका वास्तविक मूल नाम है, और उनके भाई पे अभी मारपीट का, छेड़खानी का, राम मंदिर के उद्घाटन के समय इनका मुख्य थोड़ा एक बहुत फोकस में थे, लाइमलाइट में थे उस टाइम। बिल्कुल बिल्कुल। अब समझिए धीरेन्द्र शास्त्री का रोल। धीरेन्द्र शास्त्री के पास कांग्रेस के जो मध्य प्रदेश के हाईकमान थे तब के, कमलनाथ, और जो बीजेपी के थे शिवराज सिंह चौहान, दोनों जाके उनके दरबार में हाजिरी लगा रहे थे चुनाव से पहले। दोनों ने उनको क्या किया, उनके सामने शरणागत हुए। धीरेन्द्र शास्त्री का हाथ किसके ऊपर चला गया? शिवराज सिंह चौहान के ऊपर। उसका परिणाम देखिए कि वहां बीजेपी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनी विधानसभा में, और लोकसभा में भी क्या हुआ कि वहां बीजेपी 29 की 29 सीटें जीत जाती है। आप समझिए सर। अब धीरेन्द्र शास्त्री जो है, धीरेन्द्र शास्त्री का उदय कैसे हुआ? धीरेन्द्र शास्त्री का उदय पढ़ेंगे तो ये ढोंग, पाखंड, झाड़ फूंक, यही सारी चीजें स्टीरियोटाइप से हुआ है। उनकी पूरी हिस्ट्री खंगाल लीजिए। लेकिन उनके प्रोग्राम जो है वो लाइव टेलीकास्ट होते हैं। तो लाइव टेलीकास्ट कौन करवा रहा है? लाइव टेलीकास्ट धीरेन्द्र शास्त्री खुद तो नहीं करा सकते। लाइव टेलीकास्ट, ब्रॉडकास्टिंग तो सरकार की जिम्मेदारी है। ब्रॉडकास्टिंग को मैनेज करना डीएम, एसपी, आईएएस अधिकारी की जिम्मेदारी है कि नहीं है? तो इसका मतलब है ये जो व्यवस्था इतनी तरीके से बाबाओं के हाथों में घुस गई है कि बाबा लोग क्या करते हैं, जनता के सामने एक झूठ परोसते हैं। और दुर्भाग्य इस बात का है कि इस देश की जनता शिक्षा के प्रॉपर, जो कहते हैं वास्तविक शिक्षा के अभाव में, उस झूठ पे, उस पाखंड पे ज्यादा विश्वास करती है और विज्ञान से दूर होकर अंधविश्वास की तरफ भागती है। इसका विकास एक उदाहरण देना चाहूंगा। जस्ट कल की बात है। कल शाम में मैं दिल्ली में, मेरे एक जानकार हैं, मैं कल उनके घर गया। तो उनकी तैयारी हो रही थी बागेश्वर जाने की। एकदम सीधे कल ही उदाहरण दे रहा हूँ। मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो अंकल जी? आप लोग पूरी फैमिली? बोले बागेश्वर जा रहे हैं। मैंने बोला कि अरे अभी आप देख रहे हो हाथरस में इतने लोग मर गए, आप बागेश्वर जा रहे हो? तो वो बोले कि अरे नहीं, इससे वो तो ऐसे ही है, बागेश्वर जाना है। हमें बागेश्वर में किससे मिलना है? धीरेन्द्र शास्त्री से। तो उन्होंने बचने के लिए क्या कहा, पहले एक परिवार ने कह रहे नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री से नहीं मिलना, बागेश्वर धाम तो पहले से ही है। समझिए चीजों को विकास जी, मैं कहना चाह रहा हूँ। हमने बोला बागेश्वर धाम पहले से है, यानी धाम पे जाना है, कोई दिक्कत नहीं। भगवान में प्रॉपर आस्था रखिए, मेरी भी आस्था है, सबकी आस्था है, भगवान को हम मानते हैं प्रॉपर एकदम, जो होता है ना, हम धार्मिक हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर उनके बीच से सब मैंने बोला कि जो धीरेन्द्र शास्त्री पाखंडी है उसके पास मत जाना है यहाँ पर। बोले किसे? अच्छा कैसे पाखंडी है? वो जो जथी निकालता, पर्ची निकाल देता है, वो कैसे निकाल देता है? फिर मैंने कहा कि आप पर्ची निकलवाने तो नहीं जा रहे हो? देखिए हमारा लक अच्छा रहा भविष्य तो हम पर्ची भी निकलवा लेंगे। तो कहने का क्या मतलब है कि सहारा तो भगवान का लिया जा रहा है, लेकिन जाते किसके पास है? पखंडियों के पास। जैसे उसने अपना नाम क्या रखा? भोले बाबा। भोले बाबा ऐसे ही नहीं कहा से रख लिया, भोले बाबा बड़ी सोच समझ के रखा। उसे पता था कि इस देश में भगवान शंकर के नाम पे लोगों को कितनी आस्था है। भगवान शंकर के नाम पे सबसे आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है, तो उसने अपना नाम क्या रख लिया? भोले बाबा। धीरेन्द्र शास्त्री को पता था कि हमारा नाम नहीं चलेगा, बागेश्वर का नाम चलेगा, क्योंकि बागेश्वर में लोगों की आस्था है। तो बागेश्वर के नाम से उसने अपनी वहां दुकानें खोल दी। तो ये जो बाबा हैं और नेता हैं, ये मिली जुली धर्म का सहारा लेते हैं और मिली जुली बातें करके करप्ट सिस्टम का फायदा उठा के इस देश की जनता को लगातार मूर्ख बना रहे हैं। और दुर्भाग्य के साथ की बात कहना पड़ रहा है कि इस देश की जनता उन बाबाओं पे मूर्खतापूर्ण विश्वास भी कर रही है। और ये जो हाथरस का हत्या का मुख्य कारण जो है, इस देश की जनता की मूर्खता और बाबा और राजनीतिक नेताओं की जो व्यवस्था है वो मिली भगत करप्ट व्यवस्था है सर। इसके अलावा कोई जिम्मेदार नहीं है, कोई अकेला आदमी जिम्मेदार नहीं, पूरी व्यवस्था। जी, इसको हम थोड़ा सा समराइज करके अब क्लोज करेंगे इस कार्यक्रम को। जी, हम ये समझना चाहेंगे कि जो एक कुल बातचीत के क्रम में हमें ये समझ में आई कि बाबा का जो नेक्सस है वो पॉलिटिकल पार्टियों से है, और पॉलिटिकल पार्टियों से इसलिए है क्योंकि बाबा के पास फॉलोअर है, फॉलोअर एक वोट बैंक है। जी बिल्कुल यही बात है ना? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं सहमत हूं, बिल्कुल।
तो फिर इस नेक्सस को तोड़ने का क्या रास्ता है, जिससे कि जो भोली भाली जनता है वो भी गुमराह ना हो सके, ठीक है। और ये पॉलिटिकल पार्टी जो है, जो बाबा पे डिपेंडेंट है, सरकार बना लेते हैं विधायकों के माध्यम से, वो रुके, इस पूरे नेक्सस को तोड़ने का रास्ता निकले, समाधान हो, और ये दोबारा इस तरह की कोई घटना दुखद ना सुनने को मिले। इसके लिए क्या कोई एक हमारे पास कोई ऐसा दर्शकों को बताएं, एक रास्ता दिखाएं। हम चर्चा के माध्यम से खाली चर्चा करके दुख प्रकट करना हमारा उद्देश्य नहीं है, हम एक समाधान के तौर पे इस चर्चा को चलाते हैं। तो हम इस बात को समझे, हमने इस बात को जो अभी मंथन किया उससे ये तो समझ में आई बात कि जो भोली भाली जनता है एक वोट बैंक के तौर पे बाबा लोग तैयार करते हैं पॉलिटिकल पार्टियों के लिए, लीडर्स के लिए। तो ये पूरे नेक्सस को, जाल को तोड़ने का क्या ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम दिया जाए जिसमें अगर ये भोली भाली जनता को गुमराह भी कर लेंगे तो पॉलिटिकल पार्टियां इस पर डिपेंड नहीं रहेंगी। जी रजत तिवारी जी बताएं। जी, इसमें जी मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि जो हमारे देश की जो राजनीतिक व्यवस्था है, जो जिसमें जो है कर्ता धर्ता सांसद होते हैं, लोकसभा में विधानसभा में विधायक होते हैं, जो भी प्रधानमंत्री हुए मुख्यमंत्री हुए, उनको जो है एक बार सरकार बनने के बाद बस 5 साल तक अपने सांसदों और अपने विधायकों से मतलब है। उनके सांसदों की गिनती पूरी होनी चाहिए, विधायकों की गिनती पूरी होनी चाहिए। उसके बाद चाहे जनता मरे, चाहे जो है छात्र जो है सड़क पे आए डंडे खाएं, या कुछ भी घटनाएं घटते, चाहे बाढ़ आए, भूकंप आए, कुछ भी हो, कितनी भी जन और धन की हानि हो, खाली उनके जो विधायक हैं और सांसद हैं उनसे अलग नहीं होने चाहिए। इस तरह की व्यवस्था जो है हमारे देश में अभी लागू है। और ऐसे में भगवान के नाम पे, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे ये सब तो चीजें चली रही हैं। अब आप देखो जो ये जो भोले बाबा हैं, उनकी मैं आपको बस एक बात बताना चाहता हूँ। ये जब आते थे तो कहते थे संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा के लिए जय जयकार हो। और जब इनकी गाड़ी का काफिला निकला और ये 80 किलोमीटर दूर इनका आश्रम है, वहां पे गए तो आधे रास्ते में इनको पता चल गया कि यहाँ पे भगदड़ मच गई, यहाँ पे कई लोग मर रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो है वो वापस आना चाहते तो आधे घंटे में आ जाते उस क्षेत्र में वापस, जहाँ पे ये सब फुलरई गांव में। लेकिन ये जो है सीधा चले गए बिछुआ गांव में चले गए, जहाँ पे इनका 21 एकड़ में जो है 21 बीघे में जो है इनका आश्रम बना हुआ है। अब आप जो अभी आप मेरे से ये पूछ रहे थे कि शासन पर शासन का और राजनीति का क्या इन्वॉल्वमेंट है, तो मैं आपको बताता हूँ। वहां पे जो है जब पुलिस को एक दो 4-5 घंटे के बाद पता चला कि बाबा यहीं पे रुके हुए हैं, तो पुलिस की पूरी टीम गई वहां पे, लेकिन उनको अंदर प्रवेश नहीं मिला। जो खाली डीएसपी है, डीएसपी को अंदर जाने दिया गया और 45 मिनट के बाद डीएसपी बाहर आए, बोले बाबा यहाँ पे नहीं है। अब आप बताइए, एक डीएसपी जो अकेला 21 बीघे के अंदर जो उनका आश्रम बना हुआ है, वहां पे जाके कैसे ढूंढ लेगा वो। और उसके बाद सुबह ही 5-6 गाड़ियां निकली हैं, जिनमें से एक गाड़ी में काले शीशे लगे थे और उसमें सब लोग कह रहे हैं कि बाबा, सेवादार खुद कह रहे थे बाबा अंदर बैठे हुए। आज तक बाबा पकड़े क्यों नहीं गए बताइए? कहीं ना कहीं ये शासन प्रशासन की मिली भगत तो है, तब तो नहीं पकड़े गए हैं। तो हमारे जो देश के जो नेता हैं, हमारे जो देश के नेता हैं, उनको जो है सिर्फ जो गठबंधन की जोड़ तोड़ की राजनीति से मतलब है, क्योंकि जब तक ये जोड़ तोड़ की सांसदों और विधायकों की जो राजनीति चलती रहेगी, तब तक जो है उनकी रोजी रोटी भी चलती रहेगी। जी 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 रजय जी, मैं फाइनल आपसे ये कंक्लूजन लूंगा। मेरा यही बात है कि जो ये पॉलिटिशियन हैं वो कहीं ना कहीं बाबा के फॉलोअर को वोट बैंक मानते हैं और इसके चक्कर में उनका चरण स्पर्श करते हैं। तो ये जो डिपेंडेंसी है पॉलिटिशियन की बाबाओं के ऊपर, ये कैसे टूटेगी, और ये जो भोली भाली जनता है वो कम से कम गुमराह ना हो, और ये जो हमारी राजनीति जो है वो इन बाबाओं के पिंड से निकल के एक स्वस्थ राजनीति बने, और एक लोगों को एक ऐसी व्यवस्था मिले जो कम से कम ये पाखंड से निकले, और एक सही जो मुद्दा हो, हमारा जो रियल मुद्दा है, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, डेवलपमेंट, प्रगति के रास्ते पे जाने पे, शुद्ध हवा, एक टोटल ओवरऑल जो डेवलपमेंट बोलते हैं, वो मुद्दा बने, ना कि ये पाखंडी बाबाओं के चक्कर में लोग पड़े। तो ये कनेक्शन जो बैठ रहा है वो कनेक्शन टूटे कैसे, नेक्सस खत्म क्यों, वो क्या व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे समाधान के तौर पे हम एक लास्ट कंक्लूजन आपसे लेंगे। उसका एक ही जवाब है विकास जी, इस देश में बहुमत की सरकार बननी चाहिए, और जिस भी सरकार को जनता एक बार बहुमत देती है उसे 5 साल तक पूर्ण रूप से काम करने का मौका मिलना चाहिए। उसके मन में ये भय नहीं होना चाहिए कि मेरे पास 5 सांसद या 5 विधायक कम हैं। तो जब जनता जब बहुमत है ब्रजेश जी, योगी जी की सरकार बहुमत में है, विकास जी जो बात कहना चाह रहे हैं, भले ही सरकार पूर्ण बहुमत में है, लेकिन केंद्र में सरकार का भय तो है कि कभी सरकार गिर सकती है।
सांसद विधायक के भागने का भय तो है, इस भय का खत्म होना बहुत जरूरी है। जब तक मन से भय नहीं निकलेगा कि मेरे सांसद विधायक खरीदे जाएंगे, बिक जाएंगे, जब तक सांसद विधायक अपने क्षेत्र के लिए इंडिपेंडेंट आवाज नहीं उठाएंगे और विधानसभा में, तब तक इसका कोई समाधान नहीं हो सकता। तो इसके लिए समाधान की मात्र यही है कि जनता के हाथ में पावर होनी चाहिए और सांसद विधायक जो है स्वतंत्र होने चाहिए। जी विकास जी, धन्यवाद। जी जनता सांसद विधायक की जगह वोटों के बहुमत से सरकार का गठन होना चाहिए, जिसको ज्यादा वोट मिले वो सरकार बनाए। ब्रजेश जी का कहने का ये मतलब है, मेरे हिसाब से यही मतलब है उनका कहने का, कि सांसद और विधायकों के बहुमत तो अभी भी है, जोड़ तोड़ का बहुमत अभी भी है, लेकिन सांसदों विधायकों के जोड़ तोड़ की जगह वोटों के बहुमत से सरकार का गठन हो, तब जो है ये सारी व्यवस्था सुधर पाएंगी। जी, तो आज की चर्चा में हम यही रोकेंगे, समाप्त करेंगे कार्यक्रम को, और ये हम कंक्लूजन बता दें दर्शकों को, ये जो कुछ भी हुआ है दुखद घटना, इससे हम भी आहत हैं और हम संवेदना भी प्रकट करते हैं। जो लोग घायल हैं वो जल्द से जल्द ठीक हो, ये हम कामना करते हैं ईश्वर से, और जो जिनकी मृत्यु है उनको ईश्वर शक्ति दे, उनके घर वालों को इससे लड़ने की इस विपरीत स्थिति में। और ये समाधान के तौर पे ये स्पष्ट है कि चाहे जिसकी भी सरकार आए, जब तक ये राजनीतिक व्यवस्था रहेगी जोड़ तोड़ वाली, जैसा कि ब्रजेश जी ने भी कहा और रजत तिवारी ने कहा, तब तक ये इस तरह की चीजों पे लगाम नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि सारा एक नेक्सस है। नेक्सस को तोड़ने का एक ही तरीका है कि वोटरों के हाथ में शक्ति मिले, और वोटर के हाथ में शक्ति जब होगी सत्ता की, जब वोटरों के बहुमत से सरकार बनी। तो यही हमारा एक समाधान है जो सत्य बहुमत इस बात को कहता हुआ आ रहा है। हम दर्शकों को समाधान के तौर पे हर विषय के ऊपर जताते रहेंगे, उनको सतर्क करते रहेंगे, बताते रहेंगे, और अपील करते हैं सारे लोगों से कि इस विचार को समझे और इसके साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।